नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। बाजार में एक्शन भरपूर है, खबरें भरपूर हैं, तो ऐसे एक्शन भरे मार्केट में आगे होगा क्या और आपके लिए नई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ है मनोज जैन, पृथ्वी फिनमार्ट के, प्रीतम पटनायक है एक्सिस सिक्योरिटीज के, पृथ्वीराज कोठारी हैं, प्रेसिडेंट हैं इब्जा के, और साथ ही कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले फटाफट आपको मार्केट का अपडेट बता दें, क्योंकि पल पल जो घटनाक्रम बदल रहे हैं, यूक्रेन और रूस को लेकर तनाव बढ़ने की खबर आ गई फिर से, उसका बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर हुआ है। गोल्ड एक बार फिर से 13 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है एमसीएक्स पर। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी 13 से 14 महीने की ऊंचाई पर गोल्ड है, $1910 के ऊपर पहुंचा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, और एमसीएक्स पर 50,500 के ऊपर। ये तो गोल्ड की कहानी है। क्रूड देखिए, ब्रेंट का भाव $57 के ऊपर। कल दोपहर तक जब ये लग रहा था कि क्रूड के दाम कम हो रहे हैं, क्रूड का भाव गिर रहा है, लेकिन अचानक जब खबर आई कि रूस ने अलग अलग हिस्सों को मान्यता दे दी है, यूक्रेन के 2 अलग हिस्सों को, और वहां पर सेना भी भेज दिया, उसके बाद मार्केट में अचानक एक जंप आया और $97 के ऊपर चला गया ब्रेंट। नाइमेक्स क्रूड ने $95 से ऊपर के स्तर को छू लिया है। एमसीएक्स पर भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि करीब करीब 0.25% की तेजी क्रूड में दिख रही है। ये तेजी इसलिए है क्योंकि रूस गैर ओपेक देशों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कच्चे तेल का, लिहाजा अगर वहां से सप्लाई घटती है तो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई क्रंच के हालात बन जाएंगे। इसके अलावा मेटल मार्केट पर आते हैं। एल्युमिनियम का भाव रिकॉर्ड स्तर पर एमसीएक्स पर, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी 13-14 महीने साल की ऊंचाई पर है। निकल में बड़ी तेजी आई है क्योंकि मेटल की सप्लाई को लेकर के भी चिंता जताई जा रही है, और यह कहा जा रहा है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो मेटल की सप्लाई भी डिसरप्ट होगी, कम होगी। और रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम का सप्लायर है, रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निकल का उत्पादक है। तो कुल मिलाकर एक ही खबर ने पूरे मार्केट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है, और यूं कहें कि एक पैनिक रिएक्शन मार्केट में चौतरफा देखने को मिल रहा है। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं गोल्ड के साथ। मेरा सबसे पहला सवाल कोठारी जी आपसे यह होगा कि मतलब क्या रिएक्शन, क्योंकि गोल्ड का मार्केट भी बहुत ज्यादा पैनिक में है सर, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं फ्यूचर आप गोल्ड का इस तनाव के बीच? देखिए, फिलहाल तो गोल्ड में नो डाउट है कि तेजी लग रही है कि जिस हिसाब से यूक्रेन और रशिया का है, बट सबसे बड़ा फियर तो है वो इन्फ्लेशन फियर है। लोग उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे कि जो यूएस का इन्फ्लेशन फियर है उसके हिसाब से गोल्ड में तेजी बरकरार है। और मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना है वो 0.5% इस मीटिंग में करेंगे मार्च में, 15-16 की है। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन फेयर काफी ज्यादा ऐसे इफेक्ट कर रहा है गोल्ड प्राइस पे, और गोल्ड प्राइस धीरे धीरे उसको ऊपर की तरफ जाएगी। $1930 है, फिर उसके बाद $1944 का सपोर्ट है। पर यूक्रेन का उसका एक नो डाउट है कि $50 से $70 प्रीमियम उसका हो गया है कि न्यूज की रिपोर्ट के हिसाब से। देखिए, आज ETF के अंदर भी SPDR में भी गोल्ड की मांग हुई। इंडिया में फिलहाल गोल्ड $8 डिस्काउंट में बिक रहा है। तो फिजिकल डिमांड इसको काफी इफेक्ट कर रहा है प्राइस को। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस एक अपसाइड रहेगा, पर धीरे धीरे प्राइस को फिर एक करेक्शन मोड में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन तो वजह है, लेकिन बड़ा जो एक रीजन है गोल्ड बढ़ने का वो है अमेरिका का महंगाई, जहां पर महंगाई के आंकड़े 40 साल में सबसे ज्यादा है, उससे भी मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन पटनायक जी आप जरा बताएं, क्योंकि मार्केट आप देखिए कि 50,500 के ऊपर एक झटके में मार्केट 500,000 रुपए बढ़ता है और एक झटके में 500,000 रुपए गिर जाता है। ट्रेडर के लिए बड़ा रिस्की मार्केट हो गया है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये होगा कि 50,500 के ऊपर मार्केट में एंट्री क्या ठीक है या रिस्की है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? कि न्यूज आया उसके बाद मार्केट सीधा तेजी का रुख पकड़ चुका था। ट्रेडर्स को शायद से अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिला हुआ, क्योंकि मार्केट खुलते खुलते ही ऊपर खुल गया था। मेरे हिसाब से एक बार जैसे ये न्यूज डाइजेस्ट करते हैं, मार्केट को इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट करता है, तो थोड़ा सा एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो हमको गोल्ड लगता है कि 50,350 लेवल पे वापस लॉन्ग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो वहां हम लोग लॉन्ग करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस 50,100 का लगा के, टारगेट तो 50,600 फर्स्ट लेवल, देन 50,750 सेकंड लेवल। मनोज जी, आपको भी लगता है कि भले ही तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन मार्केट तो है, मार्केट रेडी है ट्रेडिंग के लिए, तो क्या एक छोटे छोटे टारगेट के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ क्या इस भाव पर बाइंग बनती है क्या आपके हिसाब से मनोज जी?
नमस्कार नतिंजय जी। मेरा मानना है कि वर्तमान लेवल पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वोलेटिलिटी बनी हुई है और न्यूज के ऊपर काफी रिएक्शन जो है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है, और दोनों साइड के मूव्स हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ सेशन से। थोड़ा सा यहाँ पे एक डिप का वेट करना चाहिए। 50,000, 250, 50, 300 के आसपास प्राइस आते हैं तो वहां फिर बाइंग करके चलना चाहिए। 50,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 50,800 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। ओके, तो दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तनाव के इस माहौल में भी आप गोल्ड में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए सेफ ट्रेड होगा। एक छोटा टारगेट रखें, मजबूत स्टॉप लॉस लगाएं और 200-300 रुपए अपसाइड के टारगेट के लिए गोल्ड में आप इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। कुणाल जी, आपका पोजिशनल व्यू क्या है? क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। कल की बात तो छोड़िए, अगले कुछ घंटे में क्या नया बयान आ जाएंगे, क्या नई बात हो जाएगी, ये डेवलपमेंट किसी को नहीं मालूम है। तो ऐसे में आपका आउटलुक क्या है गोल्ड के ऊपर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से? कुणाल शाह, क्या चाहिए? तो मेरी राय में अभी भी गोल्ड में कोई जियोपॉलिटिकल फ्रंट से भी कोई मंदी नजर नहीं आ रही है। ये क्राइसिस डी एस्केलेट होने के पहले एस्केलेट होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये गोल्ड में अभी भी मेरा ध्यान तेजी का ही है। आज इंट्राडे में आपको 50,800-900 तक के लेवल गोल्ड में आते हुए देखने मिल सकते हैं। और लंबे अवधि की लिहाज से अगर देखेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी में ये सब जो अभी चल रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, तो गोल्ड में स्लो डाउन आने वाला है। तो गोल्ड में मंदी नहीं है। 2 साल में गोल्ड के भाव 10,000 रुपये बढ़ने वाले हैं। 10,000 रुपीज अपसाइड इन गोल्ड इन नेक्स्ट 2 years इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो गोल्ड में ध्यान तेजी का ही है। छोटी मोटी वॉलेटिलिटी आएगी, यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक होगा वो टाइम पे, या कोई भी टाइम पे आपको जब अनसर्टेनिटी दिखेगी मार्केट में, गोल्ड वो टाइम पे बढ़ने वाला है। ओके, तो गोल्ड में ध्यान बहुत तेजी है। सबसे क्लियर तेजी अभी गोल्ड में है। ओके, आप कहेंगे सबसे क्लियर तेजी अभी गोल्ड में है। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि 2 साल में आप कह रहे हैं कि 10,000 तक गोल्ड के दाम बढ़ने वाले हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि यहां से 60,000 तक का भाव आपको गोल्ड का दिख जाएगा, ये आपका बयान है। लेकिन कोठारी जी, एक छोटा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई तो गोल्ड का मार्केट 56,000 के ऊपर चला गया था। उस वक्त किसी ने ये कहा नहीं था कि दोबारा मार्केट गिर के 45,000 के भी नीचे आ जाएगा, लेकिन वो हुआ सर। तो क्या वो कहानी एक बार फिर से रिपीट होगी क्या? जो अभी के हालात हैं, अगर मान लीजिए यूक्रेन रूस का विवाद थम जाता है, फेड की तरफ से ब्याज दरें बढ़ जाती हैं और बेशक 6% की महंगाई अमेरिका की 2% पर ना आए, लेकिन 4%, 5% पर आ जाए, तब क्या गोल्ड के लिए एक बड़ा करेक्शन वाला माहौल होगा क्या? देखिए, गोल्ड के लिए करेक्शन अगर आप पूरा 2022 साल के आप देखेंगे तो मैं डाउन साइड में $16,500 देख रहा हूँ और $2,000 ज्यादा देख रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ठीक है। तो मतलब इस पर आप नजर रखिए। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि फंडामेंटली मार्केट को मजबूत बताया जा रहा है। यूक्रेन रूस के तनाव के अलावा भी गोल्ड के लिए बहुत सारे सपोर्टिव फैक्टर हैं। जो बात कुणाल ने कही कि एक सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में है, अमेरिका की महंगाई है और धीरे धीरे गोल्ड का मार्केट ऊपर जाएगा, ये बात ऑलमोस्ट सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। हाँ, रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। अब फटाफट मनोज जी आप बताएं कि चांदी पर आपका व्यू क्या है, सिल्वर में क्या करना चाहिए? में भी बिल्कुल मृत्युंजय जी यहाँ पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल के साथ साथ प्रीशियस मेटल्स को भी फॉलो करती हुई चांदी दिख रही है। हमने $24 के ऊपर कीमतों को आते हुए देखा है। मेरा मानना है कि अच्छे रनअप के लिए अब चांदी भी यहाँ तैयार है। वर्तमान लेवल पर भी बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा डिप मिलता है 64,000 के आसपास, तो वहां ओवर हिट करें। 63,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। मेरा मानना है कि अगले 1 से 2 सेशन में यहाँ भी 67,000 तक के लेवल्स जो सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छी तेजी के लिए चांदी अब यहाँ तैयार है, तो यहाँ पे बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। कहने की बाइंग की रणनीति बनानी चाहिए। चांदी अच्छी तेजी के लिए तैयार है। इस वक्त चांदी में करीब करीब 1,000 रुपए की तेजी दिख रही है। तो ये तो बात हुई चांदी की। अब हम बात कर रहे हैं क्रूड की। जी हाँ, क्रूड का मार्केट आप देखिए कि $57 प्रति बैरल, जी हाँ, $97 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है ब्रेंट, और नैमेक्स क्रूड ने आज $95 से ऊपर के स्तर को छुआ है। 7 साल में यह क्रूड के सबसे ज्यादा दाम है। वजह वही है जो गोल्ड के लिए है, यूक्रेन और रूस चूंकि ऑयल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लिहाजा अगर वहां पर सप्लाई बाधित होती है
तो पूरे ग्लोबल मार्केट में सप्लाई को लेकर एक चिंता बढ़ जाएगी, जिसका इंपैक्ट हम मार्केट के ऊपर साफ तौर पर देख रहे हैं। पिछले 6 महीने में 38% की तेजी कच्चे तेल में आ चुकी है। जी हां, 38%, और एक महीने में 5% तक कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं। बहुत बड़ी तेजी आ गई है क्रूड में। तो कुणाल जी, आप जरा बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तो 3 ट्रेडिंग सेशन, या अभी से अगर आप काउंट कर लें तो 3.5 ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते के बचे हैं, क्या $100 से ऊपर का भाव हम ब्रेंट का देख लेंगे सर? ये रशिया के ऊपर सैंक्शन लगते हैं और स्पेशली ऑयल एक्सपोर्ट्स को लेकर सैंक्शन लगते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। कमोडिटी का एक ही लॉ है, एक ही सिद्धांत है, शॉर्टेज का कोई भाव नहीं होता है। सो अगर फॉर एग्जांपल रशिया के ऊपर ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर सैंक्शन डाल दिए यूएस ने या यूरोप ने, तो मेरे हिसाब से ऑयल 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। सो ये प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है तब तक इसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। और हर राइज पे जो भी उछाला आपको मिलता है, वो जो भी करेक्शन मिलता है, उसमें ट्रेडिंग के लिए लेवल देख के बाइंग करना चाहिए। मेरी राय में 6950 के आसपास बाई करके 7050, 7100 के टारगेट के लिए आपको वेट करना चाहिए। 6870 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ध्यान क्रूड में तेजी का ही नजर आ रहा है। 7100 के टारगेट के लिए आपको भी लगता है पटनायक जी क्रूड बाय? बिल्कुल, मेरे को भी लगता है कि क्रूड में तेजी बनी रहेगी, क्योंकि कोई भी डिस्कशन हो जाए शॉर्ट टर्म में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। शॉर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता इधर से, तो लॉन्ग करके चलने में ही समझदारी है। हमारा भी बाई कॉल ही है। हम लोग बोलते हैं क्रूड को आप 6920 के लेवल पे खरीद सकते हैं। एक स्टॉप लॉस 6890 पे लगा लें, बट टारगेट प्राइस पहला वाला 6960 है, फिर 7000 एंड 7100 है। ओके, अच्छा, एक सवाल आपसे मेरा नेचुरल गैस को लेकर होगा मनोज जी। नेचुरल गैस में भी हमने बहुत बड़ी तेजी देखी, क्योंकि रूस जो है बहुत बड़ा सप्लायर है ऑयल का और गैस का यूरोप को, तो गैस के दाम भी बहुत बढ़े हैं यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच। तो एनजी में भी कोई ट्रेड है या थोड़ा दूर रहा जाए? नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे नेचुरल गैस की कीमतों में भी हमने देखा है कि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन से तो कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। 280 के आसपास से हमने फिर एक बार यहाँ सपोर्ट लेके अच्छा राइज जो है कीमतों में देखा है। हालांकि वोलेटाइल काउंटर है, लेकिन मेरा मानना है कि मार्च वायदा अगर यहाँ फिर एक बार थोड़ा डीप करता है 340 से 338 की रेंज में, तो वो अच्छे लेवल हो जाएंगे बाइंग के लिहाज से। यहाँ भी अवॉइड करके चलना चाहिए जब तक कीमतें 322 के ऊपर होल्ड कर रही है। गिरावट की गुंजाइश कम है। मेरा मानना है कि यहाँ फिर एक बार कीमतें 365 तक के लेवल्स जो है वो टेस्ट कर सकती है। तो जो भी डिप मिले उसको बाइंग के लिए यूज करके चलना चाहिए। ऊपर में 365 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। 365 के टारगेट के लिए हर गिरावट पर आपको नेचुरल गैस में बाइंग की राय दे रहे हैं मनोज जी। चलिए, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि मेटल में मामला क्या है। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। आप बात करते हैं मेटल की, और मेटल कीमतों पर भी बड़ा इंपैक्ट पड़ा है रूस और यूक्रेन की वजह से। आप देखिए कि एल्युमिनियम का भाव रिकॉर्ड स्तर पे है, निकल में बहुत बड़ी तेजी है। इसके पीछे वजह यह है कि रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम का सप्लायर है और रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निकल का उत्पादक है। तो लिहाजा वहां से जो भी खबर आती है उसका इंपैक्ट मेटल मार्केट पर भी दिख रहा है। आप जरा बताएं मनोज जी, क्या किया जाए एल्युमिनियम में, निकल में भी? बिल्कुल मृत्युंजय जी, एल्यूमिनियम और निकल ये दोनों ही कमोडिटी आउट परफॉर्म करती हुई दिख रही है बेस मेटल पैक को, और ये आगे भी मोमेंटम जो है वो बना रहेगा। एल्यूमिनियम की कीमतों को हमने $3,300 के पार और निकल को भी $25,000 पर मेट्रिक टन के पार एलएमई पर निकलते हुए देखा है, जो कि मल्टी ईयर हाईज पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये दोनों ही कमोडिटी जो है वो स्ट्रांग बनी रहेगी। जो भी डीप आवे उसको बाय के लिए यूज करके चलना चाहिए। एल्यूमिनियम में 258 अब यहाँ स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा। ऊपर में मेरा मानना है कि मार्च कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 274 से 280 तक के जो लेवल है वो टेस्ट कर सकता है। निकल काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, क्योंकि यहाँ पे ईवी इंडस्ट्री का डिमांड जो है वो भी बेहतर है। सप्लाई के कंसर्न्स ग्लोबली भी बने हुए हैं, और नया जो कंसर्न है रशिया का उसके चलते भी कीमतों में सपोर्ट है। जो भी डिप मिले यहाँ बाय करके चलना चाहिए। 1770 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरा मानना है कि निकल यहाँ पे 1900 से 1950 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। 1950 तक निकल का भाव जा सकता है। एक सवाल आपसे होगा एडिबल ऑयल और ग्रेन को लेकर, क्योंकि आप देखिए कि इस संकट ने सारी कमोडिटी को हिला दिया है। खाने के तेल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर चले गए हैं। मलेशिया में रिकॉर्ड स्तर पर पाम तेल का भाव है।
6,272 रिंगिट का रिकॉर्ड स्तर कुछ हुआ है। और कहा जा रहा है कि चूंकि जो सनफ्लावर ऑयल है उसकी सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो सकती है इस वजह से, अगर ये तनाव बढ़ता है तो। उसके अलावा अगर आप यहां पर देखें तो कॉर्न का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है यूक्रेन। क्या लगता है आपको अनाज में, तेल में भी? बिल्कुल, यहाँ पे ग्रेन्स और खाने के तेलों में भी अच्छी मजबूती बनी रहेगी। हमने देखा है कि सीबीओटी सोया ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मल्टी ईयर हाइस पे ट्रेड हो रहा है। बुर्सा मलेशिया में मजबूती देखी, और सन ऑयल का एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूक्रेन। तो यहाँ पे डिस्टरबेंस रहते हैं तो खाने के तेलों में जो है और भी तेजी देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में भी बढ़त है तो वो भी यहाँ कीमतों को सपोर्ट कर रही है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे खाने के तेलों में आगे भी जो है तेजी बनी रह सकती है, डिस्पाइट कि यहाँ पे रबी का बड़ा क्रॉप है इस बार, लेकिन जो मार्केट जो है वो टाइट बने रह सकते हैं। ग्रेन्स में स्पेशली व्हीट और कॉर्न, ये दोनों ऐसी कमोडिटी है कि यहाँ पे आने वाले समय में बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। तो कोई भी चीज हो, चाहे व्हीट हो, कॉर्न हो या खाने के तेल हो, यहाँ पे शॉर्ट सेल करने को अवॉइड करना चाहिए और गिरावट में यहाँ भी बाइंग करके ही चलना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, प्रीतम पटनायक जी आपका, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।